हेलो बच्चों। गुड सेट 2022 का पेपर आज हो चुका है। मेरे पास में फिजिक्स का पेपर है जिसको अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं। अब बेटा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ द शंट वायर शुड बी। ओके। अब भाई शंट वायर क्या होता है? कोई अनशंट सी चीज़ है। शंट वायर बेसिकली हमें एक वायर होता है जिसको अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिससे कि मैक्सिमम करंट जो है वहीं से निकल जाए। क्या चाहते हैं हम? ये हमारा गैल्वेनोमीटर हमने बनाया, ठीक है। इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम शंट बोलते हैं। कहाँ पे होता है ये? ए मीटर में काम में आता है। कहाँ पे काम में आता है? ए मीटर में, जहाँ पे हम करंट को मेजर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम करंट जो है हमारा वो इस एस वाली जो ब्रांच है शंट रेजिस्टेंस है वहाँ से निकल जाए। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? शंट का जो रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना, रेजिस्टेंस वो होना चाहिए मिनिमम। अब रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में रो एल अपॉन एरिया। जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें ये रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है मटेरियल की, सिर्फ हमें बात कर रहा है लेंथ और थिकनेस की। तो इसको देख के मुझे साफ पता चल रहा है कि जितना मेरा एरिया ज़्यादा होगा और जितनी मेरी लेंथ कम होगी उतना ही क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और सारा का सारा अपना करंट जो है इसी रेजिस्टेंस से निकलेगा। लेंथ कम करनी है, एरिया ज़्यादा करना है। लेंथ कम करनी है मतलब कि शॉर्ट होना चाहिए, एरिया ज़्यादा करना है मतलब थिक होना चाहिए। शॉर्ट एंड थिक बेटा अपन डी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स two long and parallel straight wires A and B carrying currents of 10 ampere and 4 ampere in the same direction are separated by a distance of 2 centimeter. Estimate the force on 4 centimeter section of wire A. Cool. अब बेसिकली ये क्या बता रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे फॉर्मूला याद कर रखा होगा, F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। इसको हम लेंथ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब ये फोर्स निकल के आएगा, अदरवाइज ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको फॉर्मूला लिखा है सारा का सारा डेटा हमारे पास में है क्वेश्चन में से। म्यू नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही पकड़ा दी गई है हमें, और उसके अलावा करंट दोनों दे रखे हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, फॉर्मूला हमें पास में है ही, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय I1 मतलब करंट एक वायर में। आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, कोई सा भी वायर पहले रखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 रख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4 रख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय कितनी लेंथ में निकालना है हमें? 4 सेंटीमीटर में निकालना है। इसको हम ऐसा यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 पाई R हमें करना है, जो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। आर जो होता है दोनों वायर्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सेपरेशन होता है। 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको फिर से अपन ऐसा ही में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा सामने। कर लेते हैं, ये मर गया इसके साथ में, ओके। 2 2 जार 4 कर देता हूँ, तो यहाँ वाला 4 काट देता हूँ, इस पाई के साथ में इस पाई को काट देता हूँ। बच रहा क्या है मेरे पास में? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 बच रहा है, ये बच रहा है, ये मेरा 16 बना देगा। क्या बना देगा? 16 बना देगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी है और 10⁻⁻⁷ भी है, तो ये मेरा बना देगा 10⁻⁻⁶। आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ ये आंसर आएगा। हमारे ऑप्शंस से अगर अपन मैच कराने की कोशिश करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁵ ये वाला ऑप्शन हमें मैचिंग लग रहा है, इसे हम टिक कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Solenoid has a core of a material with relative permeability 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 1 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, मतलब बेटा नंबर ऑफ टर्न्स लिख रहा है लेकिन 1000 पर मीटर ले दिया, मतलब टर्न डेंसिटी दे दी, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है इसमें। क्या होता है फॉर्मूला? जो सोलेनॉइड होती है उसके अंदर अगर हम अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है म्यू बी
बी इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर जो है ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये 400 है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें दे रखा है 1000, उसको मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ। कूल। उसके बाद मैं करंट की बात कर रखा है, करंट हमें दे रखा है 1 एम्पियर, तो मैं उसको मेंशन ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसे बेसिकली हमें सॉल्व करना है। अब 10⁻⁻7 यहाँ पे है, 3 वहाँ पे है, तो 10⁻⁻4 बचेगा, और 400 भी है तो +2 भी हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻2 बचने वाला है हमारे यहाँ पे। और क्या मल्टीप्लाई करना है सर, और हमें करना है 16 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 16 पाई की आप बात करोगे, ठीक है, वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें ऑप्शन दे ही रखा है, और मुझे लगता है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिट टेस्ला में आएगी, ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे रखा है, इस जगह पे ब्लैंक स्पेस दे रखा है और पीछे टी लिखा हुआ है, मतलब वो टेस्ला में आंसर पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शंस में टेस्ला लिख के नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शॉर्ट बार मैग्नेट दे रखा है, प्लेस कर रखा है इसको अपन ने एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, एक्सपीरियंस टॉर्क इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द मैग्नेट ऑफ द मैग्नेट। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो ऐसा बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, जिसे मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, और हमने एक मैग्नेट बार मैग्नेट रखा हुआ है, उसको अपन ने ऐसे रखा हुआ है बार मैग्नेट को, और बीच में जो एंगल है थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, जो हमें यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। मैग्नेट को अपन ने ऐसे रखा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर अपन एम एज्यूम कर लेते हैं, तो जैसे हमें पता है कि अगर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टॉर्क आता है वो आता है बेटा पी क्रॉस ई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे तो वो आ जाएगा टाउ इक्वल्स आ जाएगा हमारा एम क्रॉस बी। ठीक है, वहाँ पे डायपोल मोमेंट जो आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से कर देना है। ठीक है, ठीक है, अभी हमें फिलहाल इस वाले से ही काम है। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड वगैरह सब दे रखा है, इजी सा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे अपन, वही करेंगे जो मंजूर खुदा होगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एम को एक तरफ रख लेता हूँ और बाकी सारी चीज़ उधर भेज देता हूँ, तो बाकी सारी चीज़ उधर जाएगी, तो टाउ अपॉन बी साइन थीटा ऐसे कर दूंगा। टॉक कितना दे रखा है मुझे, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² जूल डिवाइडेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड मुझे दे रखी है 0.25 टेस्ला, जिसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री दे रखा है, जो कि 1/2 होता है। अब अगर आप मेरे साथ पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ऐसे। तो क्या कहानी हो जाएगी, ये 4.5 यहाँ पे रहेगा, ऊपर चल जाएगा मेरे पास में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 9 9 4 36, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। और मैग्नेटिक मोमेंट है तो यूनिट क्या आ जाएगी, जूल टेस्ला इनवर्स। ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है, दिख रहा है मुझे ए वाला ऑप्शन जो है वो मैचिंग 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 लग रहा है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। कूल, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विद which opposes the change in magnitude magnetic flux that produces it. ओके ओके, ये तो कुछ मुझे जाना पहचाना स्टेटमेंट लग रहा है कि ऐसा कुछ हम जो करते हैं उसका उल्टा हो जाता है, ये सब अपने कुछ पढ़ रखा है, और शायद ये लेंस लॉ की बात कर रहा है। नहीं, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिक्स्थ पे चलते हैं।
A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry if the current in one coil changes from 0 to 10 एम्पियर। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है हमें, और करंट जो चेंज हो रहा है वो भी हमें दे रखा है, करंट के चेंज होने का टाइम भी दे रखा है। फ्लक्स में क्या चेंज होगा वो पूछ रहा है। टाइम नहीं दिया होता तो भी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हमें फॉर्मूला पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है हमारा d∅/dt। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ये होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं m/di/dt। सिर्फ अपन इतनी सी इक्वेशन अगर पकड़ेंगे यहाँ पे से तो हमारे पास कहानी बच जाएगी d∅ = m.di। d∅ पूछ रहा है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, और m दे रखा है 1.5। 1.5 को 3/2 लिख देता हूँ, आदत है ऐसे उल्टा पुल्टा करने की। अब करंट में जो चेंज आ रहा है वो 0 से 10 एम्पियर, मतलब 10 - 0 मतलब कि 10 का चेंज आ रहा है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आंसर आ जाएगा मेरा 15। क्योंकि ये फ्लक्स है तो आंसर यूनिट क्या हो जाएगी, वीबर। 15 वीबर मुझे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, सी को टिक कर रहा हूँ। सेवन्थ पे आ जाते हैं। एन एयर कोर सोलेनोइड विथ 30 सेंटीमीटर, अच्छा लेंथ दे रखी है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स 500। नंबर ऑफ टर्न्स दिया, टर्न डेंसिटी नहीं दी है। ओके, ये करंट कैरी करी 2.5 एम्पियर का। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स। मतलब 1 मिली सेकेंड में क्या किया हमने, करंट को बंद कर दिया। करंट में चेंज कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर का चेंज आ जाएगा, नेगेटिव चेंज आ जाएगा, 0 एम्पियर हो गया ना, बंद हो गया इसलिए। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। ठीक है, इग्नोर द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। मतलब बेसिकली आपने को जो हमारा रेगुलर वाला केस है उसको डिस्कस करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब सोलेनोइड की लेंथ वगैरह सब दे रखा है, ये सब तो अपन सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं कि जो ईएमएफ सर इंड्यूस होता है वो हमारा होता है n d∅/dt। मैग्नीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं, क्या होता है वो n, कैपिटल एन लिख लेते हैं, कैपिटल एन d∅/dt। कैपिटल एन का मतलब क्या है, एक कॉइल में अगर जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है टाइम dt में वो d∅ है, तो फिर n कॉइल्स में जो चेंज आएगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। तो यहाँ पे से ये हो जाएगा n। अच्छा, फाई की अगर मैं बात करूँ तो फाई यहाँ पे क्या है, कुछ आइडिया? फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एन, फिर से मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। और ऊपर अपन ने क्या लिख दिया सर, ऊपर हमने ये किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फ्लक्स आ जाएगा, इसलिए हमने फ्लक्स लिख लिया। कूल, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो एन स्क्वायर हो गया इसका मतलब, तो सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू मैं इसलिए डाली वहाँ पे एन स्क्वायर करने वाला हूँ। तो एन मुझे दे रखा है 500 टर्न्स, ये रहा 500 दे रखा है। ठीक है, तो 500 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ आ जाएगा। 500 का स्क्वायर करूँगा तो 10⁻⁴। ओके, और क्या करना, करंट करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.5 एम्पियर के लिए 2.5 लिख दिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो 10⁻⁻⁴ आएगा, तो मैं इस वाले 10⁻⁴ को काट देता हूँ। कूल, डिवाइडेड बाय लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। और टाइम दे रखा है 10⁻⁻3, मतलब इसी को मैं -3 यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 10 की पावर वगैरह 25 4 हो जाएगा, मतलब 10⁻² हो जाएगा। फिर 10 की पावर -7 है, उसको 7 माइनस में यहीं लिख देता हूँ। फिर मेरे पास में 25 और 2.5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे,
तो 25 इंटू 25 625 होता है और ये 62.5 हो जाएगा। और पाई ऐसे कैसे जिंदा है ही। नीचे 10⁻⁻2 और -3 मतलब -5 है, उसको मैं ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, नीचे फिर बच जाएगा 30। 30 के लिए 3 रख लेता हूँ और 10⁻+1 ऊपर, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा +5। 30 की वजह से ऊपर आ जाएगा -1, नीचे अपन रखते हैं 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। 62.5 अपन 3 करेंगे और पाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू भी पुट ऑन कर देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो ये 3.14/3 लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, लगभग। 62.5 मतलब हमारा जो डिजिट स्टार्ट होगी आंसर की, वो 625 ऐसा कुछ स्टार्ट हो रही होगी। तो सभी जगह 654 दे रखा है, तो मतलब पार में खेलना पड़ेगा। तो ये 3 और 3.14 को तो मैं यूं ही काट रहा हूँ। 62.5 जो आ रहा है उसको रखते हैं अपन। 10 की पावर हो रही है 2 -7 +5 -1। 2 -7 हो जाएगा -5, +5 गया, 10⁻⁻1 बचा, तो 6.25 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्या लगता है आपको? आ जाएगा 6.2 है, मतलब हमने 3.14 3 को कैंसिल कर दिया। मेजरली 6.54 आंसर आ जाएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। 6.54 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है। NS ग्रेटर देन NP देन सेकेंडरी। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, क्या बात कर दी इसने भाई। हमने पढ़ा हुआ है N1/V1 = टू N2/V2। पढ़ा हुआ है क्या ऐसा? पढ़ा हुआ है ना? या फिर दूसरी चीज ऐसे भी लिख लेते, किसी किसी ने ऐसा पढ़ा होगा, N1/N2 = V1/V2। भाई दोनों एक ही बात है, दोनों की दोनों एक ही बात है। तो बोल रहा है NS सेकेंडरी, सेकेंडरी को फर्स्ट मान लेते हैं, प्राइमरी को सेकंड मान लेते, सेकेंडरी को सेकंड मान लेते हैं, प्राइमरी को फर्स्ट मान लेते हैं। तो जो N2 है वो ग्रेटर देन N1 है, N2 है ग्रेटर देन N1 है। तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब तो ये हो गया कि V2 भी ग्रेटर देन V1 होगा। तो इसका मतलब VS ग्रेटर देन VP, ये वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। A charged 10 microfarad capacitor is connected to a 16 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation? Oh हो, फ्री ऑसिलेशन की बात कर रहा है ब्रो। अब ये LC सर्किट की बात कर रहा है और LC ऑसिलेटर की बात कर रहा है। वहां पे हमने सीखा है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो कितनी आती है? 1/√L मल्टीप्लाइड बाय C। एल की वैल्यू भी दे रखी है, सी की वैल्यू भी दे रखी है, 1/√। एल की वैल्यू 16 मिली हेनरी। 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ पहले से, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है इतना तो आप कर लोगे। 16 को 16 मिली हेनरी लिखता हूँ, 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रोफेरेड है, मतलब बेटा +1 कर दूं यहाँ पे 10 के लिए, और माइक्रो के लिए -6 कर दूं, और इस पर अंडर रूट लगानी है। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा सर 1/4 बाहर आ जाएगा, और 10⁻⁻³ -3 और -6 -9 हो जाएगा, +1 -8 हो जाएगा, मतलब कि 4 × 10⁻⁻4 ऐसा कुछ बाहर आ जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। ठीक है, और इसको हम फिर थोड़ा सॉल्व करके 2500 रेडियंस पर सेकंड लिख देंगे। तो मुझे लगता है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लाइट बल्ब इज रेटेड एट 200 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ओहो बेटा, जब भी आपको वाट दिखे ना, वाट, ये W, वाट या वाट, तो बेटा जो आप वाट लगाने की कोई बात करता है ना, मतलब खुद की पावर दिखाने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? खुद की पावर दिखाने की बात कर रहा है। तो ये हमें है ना पावर दे रखी है। क्या दे रखा है? पावर दे रखी है। और हमारे पास फॉर्मूला, भली बात है, आप फॉर्मूला जानते होगे, पढ़ा होगा आपने, बहुत एंशियंट टाइम से आप पढ़ते आ रहोगे। P = V²/R, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। P दे रखा है, V वोल्टेज दे रखा है अपने को, कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, थप्पड़ मार के सॉल्व कर लेंगे इसको। R = हो जाएगा V²/P, और V² कितना दे रखा है अपने को? 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 डिवाइडेड बाय P दे रखा है 200। 1 0 1 0 1 0 1 0 काटा फूसी कर ली है। 2 से इसको 11 बना देते हैं। अब 11 मल्टीप्लाइड बाय 22 करना है, तो 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, मतलब 121 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, मतलब कि 242 ओम्स की हम बात कर रहे हैं।
और ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो कैन ट्यून, ओके, रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 6 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? बच्चों ये फिर से अच्छा क्वेश्चन दे दिया है आपके सामने। ये इसने फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखी है और हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की बात करा। फॉर्मूला हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ की बात करा है तो लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी कर देंगे, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ सी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। अब देखते हैं क्या आएगा आंसर। 3 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाय पहली वाली फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज, तो ये 6 मतलब 1/6 लिखना पड़ेगा, इनवर्स लिखना है ना। और मेगाहर्ट्ज मतलब कि 10⁻⁻⁻6 लिखना पड़ेगा। मेगा है, डिनोमिनेटर के अंदर +6 जाएगा, ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह करते हैं तो ये 1/2 बच जाएगा यहाँ पे, और 10⁻² बच जाएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻², इसको हम बोल सकते हैं 50 मीटर। दूसरा 12 मेगाहर्ट्ज दे रखा है तो डेफिनेट सी बात है वो 25 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा हमारा 25 टू 50 मीटर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁹ हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओहो बेटा, ये क्या पूछ रहा है पता है? ऑसिलेटर है, वो घूम रहा है, तो पूछ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमडब्ल्यू प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? भाई साहब, ये कोई पूछने की बात हुई? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की है वही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हो जाएगी। 10⁻⁹ आंसर आ जाएगा। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर है, ये गलत प्रिंट कर दिया मैंने। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन, ये तो शायद एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन दे भी रखा है हमें इसी प्रकार का। सारे क्वेश्चन जितने भी इस पेपर में मैंने देखे, शायद मुझे लगता है कि सारे ही आपने पहले ट्राई कर रखे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में डेटा चेंज किया है, अदरवाइज तो सब के सब सेम ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अपन कह रहे हैं हम। फॉर्मूला यूज क्या करेंगे बेटा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है क्या? दे रखा है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और बाहर वाला जो मीडियम है तो एयर है, μ1 तो एयर हो जाएगा। तो आंसर निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे लिख देता हूँ μ2 की जगह आ जाएगा ब्रो 3/2, 3/2v, 3/2v इमेज डिस्टेंस हमारा, माइनस μ1 की बात करेंगे। μ1 बेटा, क्योंकि रेज जो ट्रैवल करेगी, अगर आप इसका डायग्राम कुछ बनाते हैं तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये हमारा इस तरफ तो हमारा ग्लास सर्फेस हो गया, ये तो आपको मिरर लग जाएगा, मतलब इस तरफ वाला पूरा मीडियम ग्लास का है। रेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रेज यूं जा रही है, तो अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने जाएंगे तो नेगेटिव नापना पड़ेगा, इसलिए μ1 को मैं 1 रख रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, वो हमें -20 रखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 की बात करें, 3 बचेगा, -1 कुछ नहीं बचेगा, 3/2 बच जाएगा, 3/2 ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, आर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे, -1/20 को उठा के मैं, अच्छा +1/20 है, उठा के वहाँ रखूँगा तो वहाँ पे जाके -1/20 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास में 60 आ रहा है, 60 बनाने के ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 लिख देता हूँ, इसको 20 लिख देता हूँ, सॉरी इसको 60 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ करेंगे। ओके, एक मिस्टेक हो गई हमसे, एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 0 नहीं होता। तो 3/2v माइनस 1/u, u -20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, मतलब 3/2 -1 अपॉन r दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
और यू दे रखा है हमें 20 गलत लिख दिया था मैंने, 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसा कुछ होगा। तो ये बचेगा 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, तो 1/40 यहाँ पे आ रहा है। और प्लस 1/100 इस तरफ लिखा हुआ है ना जो ये, इसको मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो माइनस 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 3/2v, तो 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 20 बचेगा और यहाँ पे 50 बचेगा। 20 को 50 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो करते हो उस प्रकार से कर लेते हैं। 3/v इक्वल्स टू 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे करते हो आप शायद। 30 डिवाइडेड बाय 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देंगे, तो v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और 100, ओह ऑप्शन नहीं है, ओके डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन यहीं लिख लेता हूँ मैं मेरे हाथ से। डी ऑप्शन दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। Question number 14, that a double convex lens are to be manufactured from a glass refractive index of both faces of the same radius of curvature. What is the radius of the curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर? बेटा ये फॉर्मूला लगाना है इसमें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस में एग्जाम्पल्स में करा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r माइनस 1/-r। दोनों सरफेसेस को मैं आर एज्यूम कर रहा हूँ, वापस से माइनस आर इसलिए लिया क्योंकि हमें एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। पहला सरफेस जो आएगा उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा सरफेस जो आएगा उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये म्यू माइनस 1, ओके म्यू दे रखा है डबल मैंने ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद बोथ, ओके म्यू यहाँ पे दे रखा है हमें 1.55 दे रखा है, तो मैंने टाइप नहीं किया, 1.55 दे रखा है, तो 1.55 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2/r, और किसके इक्वल है 1/, फोकल लेंथ 20, 1/20 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं। आर इक्वल हो जाएगा 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 2 1.1 हो जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। धक्का मार के पूरा आंसर सही करके आएंगे, थर्ड ऑप्शन चूज करें। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस। बेटा ये तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ का आंसर है, क्वेश्चन है मतलब कि 1/f रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा कुछ हो जाता है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, f रिजल्टेंट इक्वल्स टू f1 मल्टीप्लाइड बाय f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। करते हैं इसको सॉल्व। f1 कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ब्रो? कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब रेज आ रही होती है और वो खुद से आगे उसे कन्वर्ज करता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो मतलब कि ऊपर 30 लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय कॉन्केव लेंथ क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है रेज को, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आती है इसकी, मतलब कि -10 लिखना पड़ेगा, -10 लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 30 -10, ये -300/20 हो गया, जो कि -15 सेंटीमीटर होता है, -15 सेंटीमीटर होता है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Unpolarized light is incident on a plain glass surface. What should be angle of incidence? Okay बेटा, ब्रूस्टर्स लॉ से क्वेश्चन है, ब्रूस्टर्स लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जब जो tan p है, मतलब पोलराइजिंग एंगल है, वो किसके इक्वल हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का, ओके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दे रखा है, 3/2 दे रखा है, दे ही रखा है यहाँ पे, तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और 3/2 1.5 होता है। कौन सा एंगल जब 10 की वैल्यू 1.5 आ जाए, वो एंगल होता है 57 डिग्री।
वैसे भी ये आपका नॉलेज चेक करने की बात कर रहा है। देखो 56 डिग्री, 58 डिग्री, 59 डिग्री अपन ने कभी ऐसा कभी आंसर निकाला ही नहीं है। 57 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। 17, टू स्लिट्स आर प्लेस 3 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस 2 मीटर अवे। ये तो हमें स्मॉल डी दे दिया, ये हमें कैपिटल डी दे दिया। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट, ओ हो, ये हमें लैम्डा दे दिया। क्या पूछ रहा है ये सिर्फ बीटा पूछ रहा है ब्रो। बीटा इक्वल टू कितना बताएंगे, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल दे रखा है 2 मीटर, 2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी दे रखा है 3 मिलीमीटर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 6 2 12 बाय 3 हो जाएगा 12/3, 4 हो जाएगा। और 4 वाला मुझे आंसर सिर्फ एक ही दिख रहा है, 0.4 मिलीमीटर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, आंसर वही आने वाला है। 600, 6 × 600 और 2 और 3 इसको मैं लिख देता हूँ, 1200/3 400 लिख देता हूँ, और 10⁻⁻9 प्लस 3। ठीक है, तो 10⁻⁻9 प्लस 3 हो जाएगा 10⁻⁻6, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 आएगा, जिसको मैं 0.4 लिख सकता हूँ और मिलीमीटर लिख सकता हूँ। ओके, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन। ओके, ये तो फ्रेंसेल डिस्टेंस की बात कर रहा है यार, फ्रेंसेल डिस्टेंस पूछ रहा है। फ्रेंसेल डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने पढ़ भी रखा होगा। फ्रेंसेल डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है, एफ से डिनोट कर लेता हूँ मैं उसको, आंसर आ जाएगा अपर्चर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अपर्चर देगा 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर का स्क्वायर लिखना है ना, तो क्या लिख दूँ 25 मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6। वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दे रखी है, तो 5 लिख लेता हूँ, 100 लिख लेता हूँ, और नैनोमीटर -9 आएगा, ऊपर भेज रहा हूँ +9 हो जाएगा। ये डबल जीरो को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ऊपर भेज रहा हूँ -2 हो जाएगा। 5 से 5 काट देता हूँ, 5 बचेगा। ये -6 -2 और +9, ओ हो 50 आ गया आंसर। अरे 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 सर 50 मीटर आंसर आ गया, अरे सर 50 मीटर आंसर आ गया, 50 मीटर, ओहो 50 मीटर, भाई वाह मजा आ गया। ये रहा 50 मीटर।